हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ गुफराना असमच। आज है 21 अक्टूबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आज का जो वो पहला आर्टिकल है वो अंडमान निकोबार एंड मणिपुर से रिलेटेड है। अंडमान निकोबार में एक आपका नेशनल पार्क था जिसका नाम था माउंट हैरिएट नेशनल पार्क। माउंट हैरिएट मीन्स यहाँ पे एक माउंटेनियस एरिया भी है, उसको माउंट हैरिएट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ जो नेशनल पार्क है वो भी माउंट हैरिएट नेशनल पार्क है और उस जगह का जो आपका माउंटेन है उसको भी माउंट हैरिएट बोलते हैं। तो उस माउंट हैरिएट जो पीक है अंडमान निकोबार का, उसको अब माउंट मणिपुर नाम से चेंज कर दिया गया है। तो इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि मणिपुर तो आपका इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अगर आप इंडिया को देखें तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन में आपका मणिपुर आता है और अंडमान निकोबार हमारे इंडिया में यहाँ पे आता है। तो क्या कनेक्शन है कि आपका जो मणिपुर का नाम अंडमान के एक पीक में चेंज कर दिया गया। तो इसका कनेक्शन ऐसा है दोस्तों कि एंग्लो मणिपुर जो वॉर हुई थी 1891 के टाइम में, वहाँ पे बहुत सारे मणिपुरीज ने इस वॉर को फाइट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनमें से एक इंसान था जो जिनका नाम था महाराजा कुलाचंद्र ध्वजा सिंह। ओके, सो ही वॉज ऑल्सो अमॉन्ग दोज। तो ये फाइट होने के बाद ब्रिटिश एक काला पानी में लोगों को एक्साइल करते थे। आपने इसमें सावरकर, वीर सावरकर का भी नाम सुना होगा कि उनको काला पानी की सज़ा हुई थी। तो वैसे ही महाराजा कुलाचंद्र ध्वजा सिंह को ब्रिटिश ने एक्साइल किया था टू द ब्रिटिश पीनल कॉलोनी इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो उनको वो यहाँ पे एक्साइल कर दिया गया था। ओके, तो ये आपको डेट याद रखना है कि एंग्लो मणिपुर वॉर है वो किंगडम ऑफ मणिपुर और ब्रिटिश के बीच में हुई थी 1891 के टाइम में। लगभग 1 महीना तक ये वॉर चला था। ओके, तो इस बैटल में मणिपुर में फिर कूप हो गया था एंड ब्रिटिश वेर एबल टू विन इन दिस वॉर। वो भी ब्रिटिश हमेशा से जिस तरीके से जीतते आए हैं, वहाँ पे एक विभीषण तो होता ही है। तो इंटरनल डिसीशंस था प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली के अंदर में ही, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसकी वजह से वो ये वॉर जीत गए थे। तो मैक्सिमम वॉर्स ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही जीता है कि हमारे इंडिया के ही किसी इंसान ने ब्रिटिशर्स को और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो उसी तरह से ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत गए थे और महाराजा कुलाचंद्र ध्वजा सिंह को एक्साइल कर दिया गया था टू द ब्रिटिश पीनल कॉलोनी इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो उन्हीं को सम्मोहित करते हुए अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तो ये माउंट हैरिएट जो साउथ अंडमान आइलैंड में आता है, इसका नाम अब माउंट मणिपुर हो जाएगा। तो ये कनेक्शन है इसका दोस्तों। चलिए अब दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। दूसरा आर्टिकल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2015 में लॉन्च की गई थी और ये इंडिया का आइडिया है। ये इस आइडिया को इनिशिएट इंडिया ने किया है। इंडिया ने मोर ओवर आप ये बोल सकते हैं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का ये आइडिया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? ये एक कोलिएशन है सोलर रिसोर्स रिच कंट्री जो कि फुल्ली और पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। तो आपको पता होगा कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो जो हमारा सन होता है वो यहाँ तक जाता है एंड देन सन वापस इसी लूप में रोटेट होता रहता है। तो ये सबसे गर्म जो प्लेसेस है वर्ल्ड में वो यहाँ पे लाई करते हैं। उसके ऊपर आपका टेम्परेट रीजन्स होता है। तो ये बहुत गर्म जगह है जहाँ पे सूर्य का प्रताप, सूर्य की किरण एंड रेज डायरेक्टली फॉल होते हैं। इस जगह पे परपेंडिकुलरली फॉल होते हैं। तो क्यों ना इस जो एनर्जी है इसको हार्नेस किया जाए इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये आइडिया रहा है हमारा। तो पेरिस डिक्लेरेशन जो है उसने ISA को इट एस्टैब्लिशेस इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज एन अलायंस डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी अमॉन्ग इट मेंबर्स। और अभी इसमें टोटल आपकी कितनी मेंबर्स हो गई है? 122 कंट्रीज हो गई है। तो इस सोलर अलायंस का जो फाउंडेशन स्टोन है वो इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर के जॉइंटली दे लेड द फाउंडेशन ऑफ ISA हेडक्वार्टर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेशन आपको याद करना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस गुरुग्राम हरियाणा में इसका आपका हेडक्वार्टर है।
तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि the ISA major objective include global deployment of over 1000 gigawatt of solar energy capacity। ये इसका एक पहला मोटो है। दूसरा है कि इनको मोबिलाइज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे। ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को हार्नेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको मोबिलाइज करना है ओवर $1000 बिलियन बाई 2030। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो ये क्या आइडिया किसी दूसरी कंट्री का है? नहीं, ये आइडिया हमारे इंडिया का ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो मार्स से रिलेटेड है। मार्स में कुछ रमलिंग्स की साउंड सुनाई दी गई है। ओके, तो ये जो रमलिंग्स की साउंड है ये किसने कैच किया है? इसको परसीवियरेंस रोवर ने कैच किया। परसीवियरेंस रोवर आपका नासा का एक रोवर है जो कि मार्स में एक्सप्लोर कर रहा है जज़ेरो क्रेटर को। ओके, और ये यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर रहा है कि पहला अटेम्प्टिंग टू कलेक्ट इट्स फर्स्ट रॉक सैंपल्स। कौन सा? परसीवियरेंस रोवर जो नासा का है, ये एक्सप्लोर कर रहा है जज़ेरो क्रेटर का मार्स को। यहाँ से ये अटेम्प्ट कर रहा है टू कलेक्ट इट्स फर्स्ट सैम्पल्स। ओके, ये 2020 में लॉन्च किया गया था अबॉर्ड अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 के द्वारा। तो ये आपका 2020 में लॉन्च किया गया था। ये मिशन सिग्निफिकेंट क्यों है? ये मिशन सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि ये मिशन एक हेलीकॉप्टर को भी लेकर के गया है, जिस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। तो ये इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी नासा की है और ये हेलीकॉप्टर विल बी द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। ये मार्स में फ्लाई करके एंड डेटा कलेक्ट करेगी। तो आपको इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये जो आपका परसीवियरेंस रोवर है, इट कैरीड एन इंस्ट्रूमेंट जिसको मॉक्सी बोलते हैं या फिर मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? दिस विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑन मार्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोसफेयर इन सीटू यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्स इटसेल्फ। तो ये जो वो रिसोर्सेज है वो मार्स से ही ले करके अपना यूटिलाइजेशन करके वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे? 1 minute, let me clear this area. ओके, सो इट कैरीड अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम मॉक्सी है, विच फॉर द फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑन मार्स। इसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर किया ऑन मार्स। कैसे किया है? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से? फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोसफियर। और इसरू का मतलब होता है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब हम मार्स का ही जो रिसोर्स है, आपको पता है मार्स में बहुत ज़्यादा उसका एटमोसफेयर कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है, तो हम उसी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। या फिर यूज़ अ लोकल रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स और द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। तो वो स्पेस क्राफ्ट को सर्वाइव करने के लिए हम यहाँ पे मॉक्सी का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये मिशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला मिशन होगा विच विल स्टेप टू ब्रिंग रॉक सैम्पल्स फ्रॉम मार्स। और ये एनालिसिस के लिए फिर हम इसको यूज़ करेंगे अपने अर्थ पे। और इसमें हम बायो सिग्नेचर्स या फिर बायो सिग्नेचर्स मतलब क्या, लाइफ सस्टेन करने का कुछ वहाँ पे सिग्नेचर्स मिलेगा, उसको बायो सिग्नेचर्स बोलते हैं। उस चीज़ को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको मार्स से रिलेटेड और दो चीज़ें याद रखिए कि यूएई का जो होप मिशन है वो मार्स से रिलेटेड है एंड चाइना का जो तियानवान मिशन है, तियानवान स्पेस क्राफ्ट है, वो भी मार्स से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। परसीवियरेंस रोवर एंड इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ये दोनों नासा का है, यूएई का होप मिशन एंड चाइना का तियानवान मिशन है। तो नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के बारे में था। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किसको बोलते हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर उस लोगों को बोलते हैं जिनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। और अरेस्ट वारंट इशू होने के लिए उन्होंने जो क्राइम कमिट किया है वो उसका जो वैल्यू है उस ऑफेंस का वैल्यू एटलीस्ट 1000 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। ओके, तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ये जो लिस्ट होती है, इस लिस्ट में, इस एक्ट में
कुछ चीज़ें मेंशन हैं कि जो चीज़ आप करेंगे तो ही आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जाता है। जैसे अगर आपने काउंटरफीट किया है गवर्नमेंट की क्या करेंसी या नोट को, चेक को डिसऑनर किया है, या फिर आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, या फिर आपने कुछ डिफ्रॉड किया है, चीटिंग किया है, तो आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये आपके लिस्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये एक्ट आपका क्या करता है कि कोई भी सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बार्ड कर देता है फ्रॉम फाइलिंग और डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम, या फिर अगर वो इंसान किसी कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहीं से भी रिलेटेड है, या प्रमोटर है, या शेयर होल्डर है, या मैनेजर है, कोई भी है, तो वो वहाँ से भी ही इज़ बार्ड फ्रॉम फाइलिंग और डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम्स। ओके, जो अथॉरिटीज़ है वो फॉर टाइम बीइंग, जब तक आपका ये एप्लीकेशन पेंडिंग है स्पेशल कोर्ट के बिफोर में, तब तक वो उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। अटैच करना मतलब अपने में कन्फिस्केट करके रखते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसके बारे में अभी मैं बोल रही थी, एक्ट में चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान को ही मे बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। और मैंने बताया था इस एक्ट के द्वारा प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होता है। ओके, देन आपका कन्फिस्केशन के बाद जितनी भी राइट्स और टाइटल्स है प्रॉपर्टी का, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है। वो उनके पास से निकल करके वो जो प्रॉपर्टी की राइट्स और टाइटल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज एंड डिस्पोज दीज प्रॉपर्टीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज करना है। जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, विल एक्सरसाइज पावर्स गिवन टू देम अंडर कौन सा एक्ट? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। ओके, ये पावर एक सिविल कोर्ट की तरह होती है। इसमें आप उस पर्सन को सर्च कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, द सर्च ऑफ प्रीमाइसेस जहाँ पे वो रह रहे हैं, ऑन द बिलीव दैट अ पर्सन इज अ इकोनॉमिक ऑफेंडर, और आप इसमें डॉक्यूमेंट भी सीज होता है। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आपका इस आर्टिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका सोआ रिगपा के बारे में है। तो सोआ रिगपा, बैचलर ऑफ सोआ रिगपा एंड मेडिसिन सर्जरी। तो सोआ रिगपा सबसे पहले क्या होता है? सोआ रिगपा आपका ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो हिमालयन बेल्ट में, मतलब अपर रीजन्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। आपको पता है इंडिया आयुर्वेद में बहुत पहले से आगे रहा है। हमारे पास सुश्रुत संहिता रहा है, चारक संहिता रहा है, ये सब मेडिसिन सर्जरी से रिलेटेड ये सब बुक्स रहे हैं। तो जब वर्ल्ड में लोगों को इन सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था, तब हमारे यहाँ सर्जरी हुआ करती थी। तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हिमालयन बेल्ट में प्रैक्टिस होता है। ऐसा कहते हैं कि इट वॉज ओरिजिनेटेड पॉपुलरली इन तिब्बत, लेकिन ये प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया एंड रशिया में थी। ठीक है, द मेजॉरिटी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोआ रिगपा वो आपका आयुर्वेदा से सिमिलर होता है। ओके, इसमें फादर ऑफ सोआ रिगपा जो है युथोन योंगटेन गोनपो, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, युथोन योंगटेन गोंगपो, he is from Tibet, he is called father of सोआ रिगपा। ओके, इट इज़ युथोग योंगटेन गोनपो। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो आपकी यूसीसी है उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया है सोआ रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी को, रिकॉग्नाइजिंग बैचलर ऑफ सोआ रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी अंडर द स्पेसिफाइड डिग्री के अंदर इस चीज़ को काउंट कर लिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ही पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट मेकिंग अभिधम्मा डे एट महापरिनिर्वाणा टेम्पल एट कुशीनगर। तो ये हमारे बुद्धा से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बुद्धा से रिलेटेड जान लेते हैं। सबसे पहले बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? Gautam Buddha was born at a place called Lumbini, and Lumbini is in Nepal. Okay, this place is in Nepal. He was born in Lumbini. तो ये place आपका birth से related है। गौतम बुद्धा को enlightenment कहाँ मिली थी? उनको enlightenment मिली थी he got enlightenment at a place known as Bodh Gaya, which is in Gaya on the bank of Niranjana और फाल्गु river। वहाँ पे उनको
एनलाइटमेंट मिली थी। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। उनकी डेथ या फिर डेथ को आप डेथ को आई थिंक परिनिब्बना बोलते हैं शायद, या आई थिंक महापरिनिब्बना और परिनिब्बना बोलते हैं। तो उनकी डेथ जो है वो कुशीनगर, ये यूपी में एक जगह है, उससे रिलेटेड है। ओके, श्रावस्ती में गौतम बुद्धा ने सबसे ज़्यादा अपने ज़िंदगी के टाइम बिताए हैं, तो ये श्रावस्ती से रिलेटेड है। वैसे ही कुछ प्लेसेस मैंने दिया हुआ है। राजगीर में एक ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। वैशाली एक प्लेस है जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे गौतम बुद्धा को एक मंकी ने हनी ऑफर किया था। और ये जटाका स्टोरी जो होते हैं वो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड स्टोरी होते हैं, प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड स्टोरीज होते हैं, जिसमें मंकी का भी बहुत महत्व होता है। बहुत सारी कहानियों में हम मंकी को भी देखे होंगे। तो ये कुछ प्लेस है जो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। तो बुद्धा के लाइफ में जो जो इवेंट्स हुई हैं, जैसे कि बुद्धा का जन्म होना, बुद्धा का निधन होना, तो हर एक प्लेस जो है वो कुछ ना कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है कि बुद्धा को जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था लुम्बिनी एंड नेपाल में, उसको लोटस एंड बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, महाभिष्क्रमणा, महाभिष्क्रमणा मीन्स टर्निंग द व्हील। तो ये जो बुद्धा अपने घर द्वार छोड़ करके जब ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एनलाइटमेंट, तो वो अपने घोड़े को लेकर के निकले थे, आई थिंक कंटक एंड चैरिएटर चन्ना। तो वो जो महाभिष्क्रमण है वो हॉर्स से रिलेटेड है। निर्वाणा, जो बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाया था, वो बोध गया, बोधि ट्री से रिलेटेड। धर्म चक्र प्रवर्तना, जब बुद्धा जी ने पहला सरमन दिया था सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तना, ये व्हील से, दिस वॉज नॉट टर्निंग द व्हील, दिस इज टर्निंग द व्हील, आई एम सॉरी। महाभिष्क्रमणा इज रिलेटेड टू जब बुद्धा ने अपना घर बार को छोड़ करके वो निकल गए थे। एंड महापरिनिर्वाणा, जो बुद्धा का डेथ हुआ है कुशीनगर, एंड ये एक स्तूपा से रिलेटेड है, क्योंकि बुद्धिज़्म में ऐसा होता है कि उस वक्त ऐसा होता था कि जो डेड बॉडी होते थे, उनके जो रिलिक्स होते थे, उसको एक पॉट में रखा जाता था, उसके ऊपर एक स्तूपा को बना दिया जाता था। तो वैसे ही बुद्धा के डेथ के बाद उनके भी रिलिक्स को एक स्तूपा में रख करके वहाँ पे एक पॉट में रख करके एक स्तूपा बना दिया गया था। बाद में ये जो इस चीज़ के लिए बहुत झगड़ा भी हुआ था कि बुद्धा का रिलिक्स किस किंगडम को जाना चाहिए। तो बुद्धा का जो डिफरेंट जो रिलिक्स है उसको डिफरेंट लोकेशन में दफनाया गया है। तो कुल 8 लोकेशन वहाँ से भी बिलोंग करते हैं। तो वो लोकेशन भी आपका स्टैटिक पार्ट में होता है, तो वो चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ इतना हमारा बुद्धा से रिलेटेड था। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या माउंट हैरियट नेशनल पार्क साउथ अंडमान निकोबार आइलैंड में, साउथ अंडमान में लोकेटेड है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सेक्रेटरी क्या न्यू दिल्ली में? इंजीन्यूटी क्या हेलीकॉप्टर है मार्स में फ्लाई करने वाला? सोआ रिग्पा क्या मेडिसिन सिस्टम है जो हिमालयन बेल्ट में प्रैक्टिस होता है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तब असाइन किया जाता है जब उसकी वैल्यू 1000 करोड़ हो। महापरिनिर्वाणा इज एन इवेंट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, इज डिनोटेड बाय अ सिंबल व्हील। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। महापरिनिर्वाणा, जैसे मैंने आपको बताया, डेथ ऑफ बुद्धा, और ये लोकेशन आपका बुद्धा जी का डेथ कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो ये स्तूपा से डिनोटेड होता है, व्हील से डिनोटेड नहीं होता है। व्हील कब होता है? जैसे मैंने आपको बताया था व्हील के बारे में, धर्म चक्र परिवर्तना, जब बुद्धा जी ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में, तो उसको आपका बोलते हैं हमारा, वेयर वाज आई, ओके, तो वो व्हील से डिनोट होता है आपका। क्या आपका ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक फंडर की वैल्यू 1000 करोड़ है? नो, इट इज 100 करोड़। सोआ रिग्पा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, करेक्ट। इंजीन्यूटी मार्स से रिलेटेड है, करेक्ट। आईएसए की हेडक्वार्टर्स क्या, सेक्रेटेरिएट क्या न्यू दिल्ली में? नो, मैंने आपको बताया ये गुरुग्राम है, और इसका फाउंडेशन रखने वाली 2 कंट्री है, इंडिया एंड फ्रांस। क्या माउंट हैरियट नेशनल पार्क साउथ अंडमान में लोकेटेड है? बिल्कुल करेक्ट है, और उसका नाम अब चेंज करके माउंट हैरियट जो पीक है, उस पीक का नाम चेंज करके अब माउंट मणिपुर रख दिया गया। मैंने बताया कि आपको माउंट हैरियट नेशनल पार्क करके भी उस जगह पे एक नेशनल पार्क भी है जो साउथ अंडमान में है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे।